बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फार्मा डायरीज़ बाय हंजला से मोहम्मद हंजला का सलाम। चलते हैं जी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है बैक्टीरियल डिजीज़। मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस आ जाती है। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, जिसका पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ट्रांसमिट कैसे होता है, यानी कि हमारी बॉडी में कैसे आता है, तो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स में ये मौजूद होता है। एयरबॉर्न डिजीज़ के ज़रिए, एयरबॉर्न डिजीज़ जो होती हैं उनमें ट्यूबरक्लोसिस भी शामिल है। तो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के ज़रिए ये हमारी बॉडी में इंटर होता है। अगर कोई शख्स खांस रहा है आपके पास, स्नीजिंग कर रहा है, तो अगर उस पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है तो आप पे भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है। प्रिवेंशन की बात करें तो हम बच सकते हैं अगर हमने BCG वैक्सीन लगाई हुई है। बैसिलस क्वालमेट ग्योरिन वैक्सीन होती है, अगर वो हमने लगाई हुई है, ऑलरेडी लगी हुई है, तो उससे काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है, क्योंकि इस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हमारे इम्यून सिस्टम में लड़ने की खुद इरादियत क़ुव्वत है। उसके बाद प्रिवेंशन BCG वैक्सीन के अलावा मास्क को यूज़ करें, अर्ली स्क्रीनिंग करवा लें, ताकि अर्ली डायग्नोज अगर हो जाए ट्यूबरक्लोसिस को तो उसको ईज़िली ट्रीट किया जा सके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। अब कुछ ट्रीटमेंट अप्रोचेस भी आ चुकी हैं टीबी के लिए, जिसमें एंटी टीबी ड्रग्स हैं। एंटी टीबी ड्रग्स में आइसोनियाज़ाइड और रिफैम्पिन, ये दो ऐसी ड्रग्स आ गई हैं जो कि एंटी टीबी ड्रग्स हैं। ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में हम यूज़ करते हैं आइसोनियाज़ाइड एंड रिफैम्पिन। अब टीबी के इलाज पे, उसके ट्रीटमेंट पे कितना वक्त लग सकता है, कितना वक्त दरकार होता है, तो ये एक लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है 6 to 9 मंथ्स का। और कौन से एरिया को टीबी अफेक्ट करती है? अफेक्ट लंग्स मेनली कहाँ पे इफेक्ट कर रही होती है टीबी? लंग्स को अफेक्ट करती है। आफ्टर दैट टाइफाइड फीवर, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि सल्मोनेला टाइफी पॉजिटिव एजेंट है। यानी कि सल्मोनेला टाइफी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड फीवर का बायस बनता है। ट्रांसमिट कैसे होती है? अगर हम कोई कंटामिनेटेड फूड या वाटर पी लिया है, कोई ऐसी फूड खा ली है या वाटर पी लिया है, उससे क्या हुआ, ये ट्रांसमिट हुई, ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हुआ सल्मोनेला टाइफी, जो कि बायस बना टाइफाइड फीवर का। अब ये फीकल ओरल रूट, अब जो फीसेस होता है, जो सल्मोनेला टाइफी है वो फीसेस में होता है। मोस्ट ऑफ दी केसेस ये कंडीशंस होती हैं जब हम वो ख़राब फूड खाते हैं जो कि एक अनहाइजेनिक प्रोसेस के ज़रिए तैयार की गई होती है, या हम कुछ ऐसा ख़राब पानी पीते हैं जो कि मिक्सचर ऑफ वेस्टेज होता है, विदाउट फिल्ट्रेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो तब हमें ये टाइफाइड फीवर यानी कि ये बैक्टीरिया अफेक्ट करता है और टाइफाइड फीवर होता है। तो ये फीकल ओरल रूट के ज़रिए आप कह लें कि इसकी ट्रांसमिशन होती तो कंटामिनेटेड फूड या वाटर की तरफ से है, लेकिन इसका जो आप कह लें कि प्रिकर्सर है वो ये होता है। अब कैसे बचा जा सकता है टाइफाइड से? टाइफाइड की भी कुछ वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सेफ़ वाटर यानी कि फ़िल्टर वाटर आप यूज़ करें, हाइजीन का ख्याल रखें, तो ये इसकी प्रिवेंशन अप्रोचेज़ है। फिर ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ में टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन है, तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स रिकमेंड की जाती हैं या प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जिनमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन जो है वो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं टाइफाइड फीवर में। रिस्क ऑफ इंटेस्टाइनल परफोरेशन का रिस्क इस फीवर में बहुत ज़्यादा होता है, टाइफाइड फीवर में। थर्ड पे हमारे पास जो बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसका नाम है कॉलेरा का जो पॉजिटिव एजेंट है, यानी कि जो बैक्टीरिया कॉलेरा का बायस बनता है, ये डिजीज़ कॉलेरा एक डिजीज़ है, वो करवाता है, वो है विब्रियो कॉलेरा। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है? विब्रियो कॉलेरा भी कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से होता है, और ये भी फीकल ओरल रूट के थ्रू ही होता है। प्रिवेंशन के लिए आपको बॉइल्ड वाटर यूज़ करना चाहिए, ORS यूज़ करें बहुत ज़्यादा। कॉलेरा वैक्सीन भी अवेलेबल है मार्केट में, इसके लिए भी एंटीबायोटिक्स जो है वो ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ की जाती हैं विब्रियो कॉलेरा की ट्रीटमेंट के लिए। फिर विब्रियो कॉलेरा में क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो रीहाइड्रेशन को पूरा करने के लिए ORS और IV इन्फ्यूजन्स लगाए जाते हैं। विब्रियो कॉलेरा में होता क्या है कि राइस वाटर स्टूल जो है वो आने लगता है, यानी कि सीवियर डिहाइड्रेशन होती है पेशेंट को विब्रियो कॉलेरा में, जबकि टाइफाइड फीवर में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो रही होती है। तो आपने टाइफाइड फीवर और कॉलेरा, ये दोनों फीवर्स आपने आप कह लें कि GI से रिलेटेड देखे, एक में सीवियर डिहाइड्रेशन और दूसरे में इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और दोनों फीकल ओरल रूट से जो है वो ट्रांसमिट होने वाले थे, यानी कि कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से।
उसके बाद नमूनिया है। नमूनिया एक ऐसी डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से होती है। पॉजिटिव एजेंट जो कि बैक्टीरिया जिसकी वजह से नमूनिया होता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। अब ये ड्रॉपलेट इनहेलेशन से ट्रांसमिट होती है, ड्रॉपलेट इनहेलेशन से ट्रांसमिट होती है। प्रिवेंट कैसे हो सकते हैं? कुछ न्यूमोकोकल वैक्सीन्स अवेलेबल हैं और हाइजीन को बगौर रखा जाए तो इससे हम नमूनिया होने से बच सकते हैं। ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ में इसके लिए भी एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। पेनिसिलिन और माइक्रोलाइड्स ये दो ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि नमूनिया के ट्रीटमेंट में दी जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है एल्डरली और इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स और एल्डरली में नमूनिया जो है वो रिस्की होता है। फिर डिफ्थेरिया जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसका पॉजिटिव एजेंट कुराइनीबैक्टीरियम डिफ्थेरिया है। कुराइनीबैक्टीरियम डिफ्थेरिया की वजह से डिफ्थेरिया डिजीज़ होती है। ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के ज़रिए होती है, यानी कि कोई शख्स खांस रहा है, स्नीज कर रहा है तो आपने उनको इनहेल कर लिया तो उस वजह से हो सकती है। अब डिफ्थेरिया के लिए डीपीटी वैक्सीन आ चुकी है। डीपीटी, डी से डिफ्थेरिया, पी से पर्ट्यूसिस एंड टी से टेटनस। तो ये एक वैक्सीन आ गई है जो कि डिफ्थेरिया के प्रिवेंशन में हम यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट में एंटीटॉक्सिन्स और एंटीबायोटिक्स। टॉक्सिसिटी क्योंकि हो जाती है डिफ्थेरिया की वजह से तो एंटीटॉक्सिन्स यूज़ किए जाते हैं और एंटीबायोटिक्स में एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ है। ग्रे मेम्ब्रेन इन थ्रोट एयरवे ब्लॉकेज रिस्क होता है और ग्रे मेम्ब्रेन हो जाती है थ्रोट में, सोर थ्रोट की कंडीशन आने लगती है डिफ्थेरिया में। तो ये आप कह लीजिए डिफ्थेरिया एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। पर्ट्यूसिस की बात करें, पर्ट्यूसिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस एक एयरबॉर्न ड्रॉपलेट है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। उसी में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट में डीपीटी वैक्सीन इसके लिए भी यूज़ की जाती है और इसमें हम एंटीबायोटिक के तौर पे मैक्रोलाइड देते हैं, एंटीटॉक्सिन्स भी नहीं देते बट एंटीबायोटिक में डिफ्थेरिया में एरिथ्रोमाइसिन दे रहे थे, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स देते हैं। अब पर्ट्यूसिस में होता क्या है? हुपिंग कफ डेंजरस फॉर बेबीज़। अब हुपिंग कफ होने लगती है जो कि डेंजरस होती है बेबीज़ के लिए। मेनिंजाइटिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि नाइसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होती है। पॉजिटिव एजेंट्स इसका ये है। ड्रॉपलेट्स के ज़रिए, एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के ज़रिए ये भी होती है। तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट करने से भी हो सकती है। मेनिंजोकोकल वैक्सीन आ चुकी है मार्केट में, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा जाए तो इससे प्रिवेंशन की जा सकती है। सिफ्ट्रायोक्सोन, वैनकोमाइसिन, ये दो जो है वो ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं। वैनकोमाइसिन IV दिया जाता है जो कि सेफ्ट्रायोक्सोन वैनकोमाइसिन ये एक ही है। सेफ्ट्रायोक्सोन वैनकोमाइसिन जो कि IV लगाया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। एमरजेंसी कैन कॉज ब्रेन डैमेज, क्योंकि मेनिंजाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है हमारी ब्रेन में, तो ब्रेन डैमेज का कॉज बन सकती है। उसके बाद साइफिलिस ट्रैपेनोमा पैलिडम इसका पॉजिटिव एजेंट है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन होती है, इसके साथ ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन भी होती है, यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से जो है वो साइफिलिस ट्रैपेनोमा पैलिडम जो है वो इंटर हो सकता है। ये बैक्टीरिया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से भी इंटर हो सकता है या ट्रांसप्लेसेंटल के थ्रू भी हो सकता है, यानी कि अगर बेबी मदर को कोई ऐसा ही साइफिलिस है, ये डिजीज़ है, तो उस मदर से प्लेसेंटा के ज़रिए उस बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रिवेंशन कैसे की जाती है? प्रीनेटल स्क्रीनिंग की जाए और सेफ सेक्स। ट्रीटमेंट के अप्रोचेज़ जो है वो पेनिसिलिन दी जाती है जो कि एंटीबायोटिक है, साइफिलिस के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जी चेंजेस टू न्यूरोलॉजिकल डैमेज। अब इस साइफिलिस की वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने लगता है। फिर एक बैक्टीरियल डिजीज़ आ गई है जिसका नाम है गोनोरी नाइसेरिया गोनोरी की वजह से होती है। ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ट्रांसमिट होती है। इसका भी प्रिवेंशन में सेफ सेक्स और पार्टनर ट्रीटमेंट जो है, यानी कि जिस पे किसी एक दोनों में से किसी एक पार्टनर को हो सकता है तो उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए और एक प्रॉपर जो है वो आप कह लें कि कॉन्टैक्ट हो जिसकी वजह से प्रिवेंट हो सकते हैं। ये ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जिनमें सिफ्ट्रायोक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन है। अब अगर हम इसको गोनोरी को ट्रीट नहीं करते तो ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं, यानी कि बांझपन जो है वो कॉज कर सकती हैं। वो मेल में भी कर सकती हैं, फीमेल में भी कर सकती हैं। टेटनस की बात करते हैं तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो है वो पॉजिटिव एजेंट है टेटनस का। डर्टी वाउंड्स के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। स्पोर्स इन सॉइल,
इसके लिए जो वैक्सीन यूज़ की जाती है वो टेटनस वैक्सीन है। बाउंड केयर करनी चाहिए। मोस्टली जब किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है और ओपन बाउंड्स हो जाते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो उसके लिए हम टेटनस वैक्सीन जो है वो लगवाते हैं, हम सबको पता है। क्योंकि अगर ना लगवाई जाए तो टेटनस हो जाती है, क्योंकि जो सॉइल बॉर्न डिजीज़ेज़ होती हैं वो उस ओपन बाउंड में जाके इंटर होती हैं और इन्फेक्शन कॉज करती हैं, जिसकी वजह से मसल स्पाज्म, लॉक जॉ, ये सारी सिम्टम्स हमें देखने को मिलती हैं। प्रिवेंशन के लिए टेटनस वैक्सीन, वाउंड केयर, और ट्रीटमेंट के लिए एंटीटॉक्सिन्स, टॉक्सिसिटी को बचने के लिए एंटीटॉक्सिन्स एंड मेट्रोनिडाज़ोल। अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है या पेशेंट का कोई ऐसा मेजर तो एक्सीडेंट ही होता है जिसमें इस तरह के डर्टी बाउंड्स हो जाते हैं, तो उसमें आपने एंटीटॉक्सिन देनी है, मेट्रोनिडाज़ोल देनी है, और अगर पेशेंट को वैक्सीन नहीं लगी हुई तो सबसे पहले वैक्सीन लगाएं। उसके बाद बोटुलिज्म भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डिजीज़ है, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम की वजह से होती है। अब जो कैंड फूड होती है, कंटेमिनेटेड कैंड फूड, उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। प्रॉपर फूड प्रिजर्वेशन की जाए, कि आप प्रिजर्व कर रहे हैं किसी फूड को, वो प्रॉपर करें। एंटीटॉक्सिन दी जाती हैं और केयर की जाती है, इसमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं किया जाता है। न्यूरोटॉक्सिन कॉजेज पैरालिसिस, अगर तो न्यूरोटॉक्सिसिटी हो गया, न्यूरोटॉक्सिन हुआ है, तो ये मिर्गी क्या कहते हैं फालिज का भी बाइस बन सकती है, पैरालाइज भी हो सकता है पेशेंट। फिर बैक्टीरियल डिजीज़ है प्लाक, यर्सीनिया पेस्टिस पॉजिटिव एजेंट है। फ्ली बाइट्स या रोडेंट्स इन्हेलेशन की वजह से ट्रांसमिट होती है। रोडेंट कंट्रोल करना चाहिए और हाइजीन पे फोकस करना चाहिए, इससे बचा जा सकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक के तौर पे दी जाती है और डॉक्सीसाइक्लिन इसके साथ दी जाती है ट्रीटमेंट अप्रोचेस के लिए। सेप्सिस कैन बी फैटल। लास्ट में हमारे पास एंथ्राक्स, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि बैसिलस एंथ्रासिस की वजह से होती है। पॉजिटिव एजेंट क्या है, बैक्टीरिया कौन सा होता है जो कि एंथ्राक्स करवाता है, बैसिलस एंथ्रासिस। एनिमल हाइड्स की वजह से हो सकती है, इन्हेलेशन की वजह से हो सकती है, इंजेक्शन की वजह से हो सकती है। तो एनिमल वैक्सीनेशन, प्रिवेंशन में क्या है, एनिमल वैक्सीनेशन PPE, और ट्रीटमेंट में सिप्रोफ्लॉक्सासिन और डॉक्सीसाइक्लिन दी जाती है। कैन बी क्यूटेनियस, ये क्यूटेनियस भी हो सकती है, इन्हेलेशनल भी हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल भी हो सकती है। एक क्विक सा ओवरव्यू करते हैं या समराइज करते हैं अपने इस टॉपिक को। Tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis is the causative agent of tuberculosis. Salmonella typhi is the causative agent of typhoid fever. Vibrio cholera is the causative agent of cholera. Streptococcus pneumonia is the causative agent of pneumonia. Corynebacterium diphtheria is the causative agent of diphtheria. Bordetella pertussis is the causative agent of pertussis. Neisseria meningitidis is the causative agent of meningitis. Treponema pallidum is the causative agent of syphilis. Neisseria gonorrhoeae is the causative agent of gonorrhea, and the Clostridium tetani is the causative agent of tetanus. Clostridium botulinum is the causative agent of botulism. Yersinia pestis is the causative agent of plaque, and Bacillus anthracis is the causative agent of anthrax. These are all the bacterial diseases caused by bacteria, harmful bacteria or pathogens. Tuberculosis, diphtheria, pertussis, even meningitis, these all are transmitted through airborne droplets or respiratory droplets.